गुड इवनिंग एवरीवन। हरियाणा जी के हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था और कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, हरियाणा में औद्योगिक विकास कैसे कैसे हुआ। कल हमने जाना था कि हरियाणा में बहुत ज्यादा अगर देखें तो मिनरल्स के नाम पे, खनन के नाम पे, खदान के नाम पे कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा लगातार प्रोग्रेस के रास्ते पर है। इसका कारण है कि हरियाणा की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों का एक बहुत बड़ा कहें तो बड़े स्तर पे यहाँ कृषि आधारित उद्योगों का विकास संभव है। और इसके अलावा अगर देखते हैं तो हरियाणा ने ढेरों उन्नति के रास्तों में, जैसे अपने यहाँ मारुति सुजुकी का प्लांट लगा था, 1970 में मारुति उद्योग बना, फिर 81 में सुजुकी जापानी कंपनी से कोलैबोरेशन हुआ, फिर 80s में ही स्टार्टिंग में प्रोडक्शन शुरू हो गया यहाँ गाड़ियों का। और दूसरी तरफ देखें तो फिर बाइक्स का बहुत बड़ा, फिर एक और देखें तो ट्रैक्टर है, रेफ्रिजरेटर है या टायर्स हैं। तो इन सबको देखते हैं तो लगता है कि जरूरत नहीं है कि खनन पे ही हम डिपेंड रहें, हम देश की टोटल जीडीपी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब आपके पूरे देश की जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी थी तो आपके हरियाणा में अकेले में बढ़ोतरी 8% की थी, यानी देश की टोटल बढ़ोतरी से एवरेज में हम कहीं ऊपर थे। और हरियाणा टॉप अमीर राज्यों में स्टार्टिंग में ही 5-6 में हमारा नंबर आ जाता है, क्योंकि हरियाणा की जीडीपी बहुत बढ़िया रहती है स्टेट के लेवल पर भी। तो इस हिसाब से देखें तो बेशक खनन में कमजोर हैं, नहीं है बहुत ज्यादा मिनरल्स, लोहा तांबा पीतल सोना यहाँ नहीं मिलता बहुत ज्यादा, और अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, अगर मिलता भी है, लेकिन उसके बावजूद हम लगातार ग्रोथ के प्रोग्रेस के रास्ते पर हैं। आप ये देखिए, रिफाइनरी आपके पास है, आपके यहाँ फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा काम है, आपके यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगातार ग्रोथ दिखा रही हैं। तो इन सबका फायदा ये है कि आपके एरिया में लगातार रोजगार बढ़ सकता है, आपके एरिया में लोगों को काम धंधे मिलेंगे, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, तो उन सबका फायदा कहीं ना कहीं इकोनॉमी को तो होगा ही होगा। गुड़गांव को देखे तो लगता ही नहीं है कि हम हरियाणा में हैं, ऐसा लगता है विदेश में कहीं आ गए हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद इतने ज्यादा बड़े स्तर पे पैसा कमाते हैं कि वो टैक्स में सबसे बड़ी भागीदारी निभाते हैं, और टैक्स देना तभी पॉसिबल है जब आपकी इनकम अच्छी हो। जो कमाता नहीं है वो कहाँ से टैक्स भरेगा। तो इससे आइडिया लगता है कि टोटल हरियाणा का जितनी इनकम है, टैक्स भरता है हरियाणा, 20 जिले उतने ये दोनों अकेले भर देते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना पैसा कमाते हैं यहाँ लोग। पैसा कब कमाया जाता है? जब काम धंधे होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा में लगातार काम धंधों के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। लघु औद्योगिक इकाइयां भी यहाँ हैं, मध्यम इकाइयां भी यहाँ हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी खड़ी हुई हैं यहाँ। आपके बहादुरगढ़ को देखें तो लगातार दिल्ली से, क्योंकि बिल्कुल ही अटैच्ड है, 2 किलोमीटर का अंतर है, तो दिल्ली आना जाना बेहद आसान। सोनीपत को देखें तो दिल्ली बिल्कुल टच है इससे भी, ऐसे ही पानीपत भी ज्यादा दूर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप किया जा रहा है, मार्केट बहुत बढ़िया है यहाँ पर, यहाँ सुविधाएं बहुत सस्ते में मुहैया हो जाती हैं। फिर गुड़गांव तो दिल्ली से बिल्कुल ही लगता है, आपका फरीदाबाद दिल्ली से टच है, आपका झज्जर दिल्ली से टच है। तो इन सब का फायदा ये मिला कि हरियाणा में विदेशी लोग भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपना जगह जगह पर पैसा लगाने को तैयार हुए। और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन 100 बेस्ट कंपनीज में से 93 कंपनीज ने अपने दफ्तर आपके हरियाणा के गुड़गांव में खोल रखे हैं। कितने बड़े लेवल पे कॉल सेंटर चलते हैं वहां, और इसलिए कॉल सेंटर्स की राजधानी भी आपका गुड़गांव कहलाता है। तो इस नजरिए से देखें तो हरियाणा बहुत ज्यादा विकास के रास्ते पे लगातार स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात करें, या और भी बड़े बड़े बिजनेस की, लगातार हरियाणा में इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिखाई दे रहे हैं। पर एक दिक्कत ये है कि हरियाणा की मिट्टी जो है, वो जो किसान इतनी मेहनत करता है फूड प्रोसेसिंग के नाम पे, उसको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ावा देते हुए फूड पार्क्स, मेगा फूड पार्क्स यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए। अच्छी बात है। और आपके हरियाणा में एट प्रेजेंट में 3 मेगा फूड पार्क्स हैं, एक साहा में है, अंबाला में, और 2 आपके सोनीपत में हैं। तो सोनीपत वाले दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और एक आपका साहा वाला। इसके अलावा फुटवेयर पार्क आपके यहाँ डेवलप हो रहा है, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स में आपके यहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट चल रही है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का अगर मैं नाम लूं तो रिलायंस ने भी हमारे झज्जर में अपना बहुत बड़ा प्लांट लगाने के लिए काम किया। फिर आपके यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स भी लगातार डेवलप हो रहे हैं। तो कल हमने एक आइडिया लिया था कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। हमने कल पढ़ा था, शायद यमुनानगर पढ़ लिया था, और जितना मुझे याद आ रहा है रोहतक हमने पढ़ लिया था। चलिए उसको आगे बढ़ाएंगे। आज एक बार फिर से मैप देख लेते हैं, ताकि मैप जो है देखने से बार बार चीजें आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, तो मंडल व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई हुई है। मंडल व्यवस्था याद होगी ना आप लोगों को। आपके यहाँ कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। एक बार फिर से मैप देखते हैं, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन उससे आपके दिमाग में चीज एकदम
ताजी हो जाएगी वापस से, पक जाएगी। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है पंचकुला। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र एक मंडल है। इनमें से 3 जिले आपके हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, तीनों की सीमा किससे लगती है? हिमाचल। हिमाचल के 2 जिले आपके 3 जिलों को टच करते हैं, सिरमौर और सोलन। ये अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, इसलिए रिवाइज करा रही हूँ। इन तीनों की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। इसकी नहीं लगती क्योंकि देखो नीचे रह गया, हिमाचल तो इस तरफ है ना। इसके बाद ये तो वन क्षेत्र वाला मैप खुल गया है। हाँ, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था, इसी से यही पढ़ा रही हूँ भी। खैर वो दूसरे में था, लेकिन उसमें इसमें और स्पष्ट लिखा है, इसको पढ़ लेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ रिवीजन है 5 मिनट का। तो आपके 3 जिले इसके हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों को टच करते हैं। कौन से 3 जिले? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। उनके 2 जिले सोलन और सिरमौर। इसके बाद आपका यमुनानगर उत्तराखंड के देहरादून को भी टच करता है। फिर इस यमुनानगर से ही स्टार्ट हो जाती है एक पट्टी जो कि आपके यूपी के साथ टच होती है। देखिए यहाँ पर ये 3 जिले आपके हिमाचल प्रदेश को टच कर रहे थे, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। यमुनानगर टच कर रहा था आपके उत्तराखंड को 11-12 किलोमीटर, ज्यादा नहीं है। यमुनानगर से यूपी टच होना शुरू हो जाता है यहाँ से, और फिर यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर नहीं आएगा क्योंकि ये दिल्ली है, दिल्ली टच है। इसके बाद फिर यहाँ घूमे तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नूह, ये 7 जिले हैं आपके। यमुनानगर से स्टार्ट कर दो, यमुनानगर, उसके बाद करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर रुक जाओ क्योंकि दिल्ली आ गया। नीचे घूमोगे तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नूह, तो 7 जिले हो गए आपके। ये सातों किसके साथ सीमा बनाते हैं? आपकी यूपी के साथ। यूपी के कितने जिले हैं? 5, पंजाब के 6 और राजस्थान के 7। कौन से 5 जिले यूपी के हैं? एक आइडिया रखना पड़ेगा, इनकेस कहते हैं कौन सा जिला टच नहीं करता, तो हमें याद रखना है बागपत है, शामली है, और अपना ये गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, और एक सहारनपुर है। तो एक आइडिया सुनते रहोगे तो याद रह जाएगा। अपने सातों लाइन वाले, 4 इकट्ठे, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत इकट्ठे तो हैं। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत देखो एक लाइन में है सारे के सारे। नीचे आ जाए तो दिल्ली आ गया, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ठीक है, तो ये सारी बेल्ट हम पढ़ चुके। अब आते हैं अपने पंजाब की तरफ। पंजाब की तो सारी बेल्ट टच करेगी। यहां से स्टार्ट कर दो, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, 7 जिले हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें करनाल नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे कुरुक्षेत्र के पैर की तरह बताया था ना, एक यूपी की तरफ टच है और एक आपके पंजाब की तरफ। तो ऊपर से बेल्ट देखें, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। हिसार नीचे रह गया देखो। ठीक है, तो ये पूरी बेल्ट है। इनके कितने जिले हैं? इनके 6 जिले। एक आइडिया अगर हमने पढ़ रखा है तो हमें याद करना आसान दिखेगा। संगरूर था, मानसा था, पटियाला था, भटिंडा था और मुक्तसर था। एक जैसे सुन भी लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मोहाली, चंडीगढ़ और आपका पंचकुला ट्राई सिटी है, ये हम जानते भी हैं। इसके बाद हमारा ये सबसे नीचे का हिस्सा जो देखो, ये पूरी लाइन गई थी। इस पूरी लाइन में 7 जिले आपके और 7 थे राजस्थान वालों के। 12-62 किलोमीटर आपकी सीमा टोटल, तो बहुत बड़ी सीमा है, राजस्थान के साथ टच होती है। इनके भी 7 हैं, हमारे भी 7 हैं। हमारे साथ कहां से स्टार्ट करते हैं? सिरसा से। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चारों बड़े बड़े। फिर रुक जाओ क्योंकि चरखी दादरी अंदर है। उसके बाद MMR बताया था तुम्हें, एक इंजेक्शन लगता है। 1 M महेंद्रगढ़, 1 M मेवात, जो नूह भी लिख सकते हैं, और R मतलब रेवाड़ी। तो 4 तो इकट्ठे हो गए। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। ब्रेक आएगा क्योंकि भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी, वो टच नहीं करता। वो देखो उस दिन बताया था अंदर रह गया। ये ब्लू देखो व्हाइट के साथ टच नहीं कर रहा। फिर MMR तो महेंद्रगढ़, मेवात और रेवाड़ी। तो 7 इधर के, 7 यूपी साइड के और 7 अपने पंजाब साइड के। लाइन से याद रखने हैं हमें। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने ऐसा बताया। चलिए वापस आते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे हरियाणा में कैसे कैसे विकास हुआ। तो हरियाणा में ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। गुड़गांव मैंने कहा था अभी हम नहीं पढ़ते हैं। मैंने कल आपको शायद 4 पढ़ा दिए थे जितना मुझे याद आ रहा है। हरियाणा के 4 जिले हम पढ़ चुके हैं। भिवानी पढ़ा दिया था, TITS बताया था। हरियाणा खादी 100 साल बाद 1969, ये भी हो गया था। पानीपत बताया था, बाहौली में आपका लगा था, करनाल में, लेकिन फिर वो पानीपत में। NFL बताया था। विद्युत इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए कैप्टिव संयंत्र हमने लगाया हुआ है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। नेशनल फर्टिलाइजर, तेल शोधक और कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ये सब हो चुका हमारा। यमुनानगर भी मुझे याद है कल मैंने करा दिया था। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, BILT
BI मतलब बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, LT मतलब लिमिटेड, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद रेलवे कैरेज जगाधरी, ये भी हमने पढ़ लिया। ये इसमें व्हाइट क्यों आ रही है आज जगह? अच्छा, ये अपलोड नहीं है, ठीक है। तो हमें तो पढ़ना यहीं से था, ये जो लोड वाला नहीं है इसमें। टिम्बर मार्केट, टिम्बर मार्केट कंप्लीट हो गया था ना, हमें तो रोहतक नहीं सिरसा पढ़ना था। कल हमने 4 किए थे, इससे ऊपर वाले 2। चल थोड़ी देर में हो जाएगा वो। अच्छा, दूसरी फाइल उसमें भी सेम है, ठीक है ठीक है, चल उसको दूसरे वाले को खोल दे। तो रोहतक और सोनीपत के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि रोहतक बहुत एडवांस इसीलिए भी है क्योंकि रोहतक में आपके 10 साल तक सीएम रहे थे जो ये हुड्डा जी हैं, और इन्होंने अपने सड़कों का बहुत बढ़िया विकास किया। रोहतक सच में घूमने लायक शहर बना दिया था। और इस रोहतक में ये जो था ना एकल खिड़की योजना, जिस कारण विदेशी कोई कंपनी आए तो उन्हें दिक्कत ना हो, लाइसेंसिंग भी वहीं पर है, सारी सुविधाएं भी, बैंकिंग की भी, तो उसके कारण इनका विकास हुआ। रोहतक में आपके देश का IIM जो लिमिटेड है आपके देश में बहुत गिने चुने, वो आपके हरियाणा के रोहतक में है। रोहतक में MDU है जो कि 1976 में बनी। रोहतक में बहुत बड़े स्तर पे एक मार्केट है शौरी मार्केट, जो कपड़े के लिए बहुत बड़े स्तर पे जाना जाता है। ठीक है, ये तो इसमें भी है। चलो कोई नहीं, जितना है उतना पढ़ लेते हैं, बाकी कल करा दूंगी। इसको फोन में चेक कर ले अगर हो सकता है तो। हाँ, फोन से कर दे, कोई बात नहीं। चलिए, पानीपत ये तो कल मैंने करा दिया था, ये कंप्लीट था। इसके बाद यमुनानगर, ये लास्ट कराया था यमुनानगर। इसके बाद वाली फाइल चल तू फोन से निकाले, तक जो खुल रहा है उसको मैं पढ़ा देती हूँ तब तक, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस तो मैंने पढ़ा दिया था कल। चलो रोहतक से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, वो तो एक एक करके ही पढ़ने थे। पहले रोहतक पढ़ लेते हैं, सिरसा बाद में पढ़ लेंगे। रोहतक की बात करें तो मैंने आपको बता दिए, सारे पॉइंट्स बता दिए, सिर्फ ये पढ़ने से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, इतना पढ़ा दूं फिर देख लेते हैं। तो देखो रोहतक क्या है। रोहतक में एकल खिड़की योजना बताया मैंने आपको कि लाइसेंसिंग, बैंकिंग, परमिशन सब एक जगह मिल जाती है, जिससे कि बहुत भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पैसा लगाना फिर किसी भी अमीर आदमी को आसान दिखेगा। तो एकल खिड़की योजना के कारण इस जिले का औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है। विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर होने के कारण बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है। आपका जो बहादुरगढ़ है ना, ये तो दिल्ली से बिल्कुल टच है, बिल्कुल, इसलिए इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की एंट्री का बहुत बढ़िया रास्ता है। और बहादुरगढ़ लगातार उभर रहा है। ढेरों, आप वहां देखिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ की तरफ पहुंच गई हैं। कहीं लेदर के उसमें काम हो रहा है, फुटवेयर के पार्क्स बन रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बहादुरगढ़ के विकास के चलते इस पूरे सेक्टर का, जो रोहतक मंडल में जितनी चीजें आती हैं, इन सब का विकास पॉसिबल है। क्योंकि झज्जर है, रोहतक है, भिवानी है, चरखी दादरी है, ये पूरी एक ही तो बेल्ट है, एक ही तो मंडल है। तो बहादुरगढ़ का भी बहुत फायदा, और तरह तरह के इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ की तरफ पहुंच गई हैं, जहां लगातार प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जा रहा है। और जब प्रोडक्शन होगा तो फिर रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नौकरी मिलेगी तो तनख्वाह मिलेगी, तो पूरे क्लस्टर का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बहादुरगढ़ गेटवे ऑफ हरियाणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। बहादुरगढ़ इंपॉर्टेंट है। रोहतक में चीनी बनाने का कारखाना भी स्थित है। चीनी बनाने के तो ढेर कारखाने हैं, लेकिन अगर शुगर सिटी कहेंगे तो आप कहेंगे पलवल और रोहतक, दो हैं, दो को इंपॉर्टेंस देनी होती है शुगर सिटी के नाम पर। गन्ना आपका पूरा पैदा करती है यमुनानगर के, जो ये यमुना वाली बेल्ट है ना, चाहे यमुनानगर है, पानीपत है, करनाल है, सोनी, पूरी बेल्ट में गन्ना है। लेकिन अगर कहेंगे शुगर सिटी तो आप कहेंगे पलवल और रोहतक। ठीक है, तो रोहतक हुआ। रोहतक में 3-4 ही पॉइंट है, सारे काम के हैं। सोनीपत, सोनीपत जाना जाता है पुराने टाइम में, मतलब कुछ साल पहले तक साइकिल निर्माण का बहुत बड़ा कामकाज था यहाँ। तो साइकिल निर्माण के लिए यहाँ पर एटलस साइकिल फैक्ट्री हुआ करती थी। अब भी एक रोड सोनीपत में एटलस रोड कहलाता है, उसका नाम एज इट इज आज भी एटलस रोड है। और एटलस रोड इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनियों में एटलस कंपनी की गिनती होती थी, और इनकी साइकिल बनाने की तकनीक उस टाइम में बेची गई थी। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप ये देखिए, आज हम कहते हैं टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस्ड हमारे पास नहीं है, दुनिया के पास है, लेकिन आपने बहुत सालों पहले तकनीक बेच के पैसा कमा रखा है। तो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो सोनीपत में जो एटलस कंपनी थी, इसने अपनी तकनीक बेच के और तब पैसा कमाया था। तो पढ़ लेते हैं यहाँ का। अच्छा ठीक है, फिर इसको एक बार पूरा कंप्लीट कर दो, तब तक मैं, तुम इसको आराम से कर लो, मैं इनको थोड़ा पढ़ा देती हूँ तब तक। सोनीपत मैंने बता दिया। सिरसा की बात करते हैं। सिरसा आपके यहाँ पर एक ऐसा जिला है जहाँ ढेरों छोटी छोटी इकाइयां थी।
जब आप अलग हुए ना 1966 में, तो सिरसा में छोटी छोटी ढेरों बहुत छोटे लेवल पे काम करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयां थी। लेकिन जब हरियाणा अपने आप में विकसित होने लगा तो फिर सिरसा में बड़े बड़े उद्योग धंधे। आज सिरसा में जब सिरसा अलग हुए ना हम, तो 483 इकाइयां लेकर अलग हुए थे, सिर्फ 483। आज 6000 प्लस यूनिट्स अलग अलग तरीके से सिरसा में प्रोडक्शन में या सर्विस सेक्टर में लगी हुई हैं, और 6000 यूनिट्स तो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकती है। कारण सिरसा में गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, सिरसा में फल और सब्जियों का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, सिरसा में गाय सबसे ज्यादा है। तो सिरसा में खेती से जुड़े उद्योग धंधों का विकास करना बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू किसी ऐसे इलाके में, जैसे सिरसा से आगे जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान में आप जाएं तो सूखा और थोड़ी दिक्कत वाला काम है, लेकिन सिरसा जो कि आपके राजस्थान से भी टच है, आपके पंजाब से भी टच है, जहां पे O2 बैराज है, यहाँ पे घग्गर नदी जो है जाके डिवाइड हो जाती है 2 सेक्शंस में। इसका बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ। तो सिरसा को पढ़ेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इकाइयां लगातार बढ़ती गई। ऐसे ही फरीदाबाद को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब देश आजाद हुआ और रेफ्यूजीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से भाग भाग के लोग पंजाब के 2 हिस्से हुए ना, एक पंजाब हमें मिला, एक पंजाब पाकिस्तान के पास गया। तो पाकिस्तान के पंजाब में जो हिंदू लोग थे, वो लोग डर के मारे कि भैया ये तो देश पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का बनेगा, वो वहां से अपने घर बार सब पैसा खेत खलिहान छोड़ के और यहाँ भारत की तरफ भाग के आए। उस टाइम में जब पंजाब में इतनी बड़ी जनसंख्या आई, इतनी बड़ी आबादी आई, तो उनके खिलाने का, उनके रहने का, उनके कामकाज का, रोजगार का कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता। इसीलिए हमने फरीदाबाद में ढेरों उद्योग धंधे, उस टाइम की पंजाब की बात हो रही है, ये आज के हरियाणा की नहीं, तब के पंजाब की। पंजाब में इस एरिया में फरीदाबाद में रेफ्यूजीज को आराम से काम धंधा मिल जाए, इसके लिए ढेरों उद्योग धंधे यहाँ लगा दिए गए। और यही कारण है कि आज भी आपके राज्य में देखो औद्योगिक नगर के नाम पे फरीदाबाद पहले नंबर पे गिना जाता है। कारण 47 के बाद जो वो बंटवारा हुआ उसमें यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी आई थी और उनको रेफ्यूजी लोगों को काम धंधे रोजगार के लिए आप बहुत सारे ऐसे देखिए, लगभग आपके जिलों में ना कोई इस तरह के मार्केट होंगे। जैसे सोनीपत की मैं बात करूं तो कच्चे क्वार्टर मार्केट है। ये कच्चे क्वार्टर मार्केट क्या है? जब यहाँ पे पुराने टाइम में वो लोग भाग कर आए कि जिनको अपनी जान माल की हानि का खतरा था, तो वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कच्चे क्वार्टर नाम की एक मार्केट स्पेशल उनको दे दी गई और कहा गया यहाँ आप अपनी दुकानें खोल लो। क्योंकि पंजाब से आए लोग थे तो एकदम से कहाँ बसते, कैसे वो खेती बाड़ी करते? ज्यादातर तो पंजाब की कम्युनिटी ही तो भाग के यहाँ आई थी पाकिस्तान से। तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल ली। आज तक वो दुकानें एज इट इज हैं, वो मार्केट आज तक एज इट इज चल रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी दुकानदार बदलते गए, लेकिन वो अगर आप किसी से पूछेंगे पुराने टाइम में, जो जानकार हैं, जो काफी एज्ड होंगे, तो बताएंगे कि जब देश का इस तरह बंटवारा हुआ उस टाइम पर ये इस तरह के मार्केट्स डेवलप कर दिए गए थे, ताकि जो लोग भाग के आए हैं वो दुकानों के सहारे, मान लीजिए कोई अपने घर से भागा तो देखो सारी जमीन छोड़ेगा, सब कमाई सब कुछ छोड़ देगा, किसी दूसरी जगह जाके काम करना कोई हंसी खेल नहीं होता। आपके सर पे छत नहीं है, आप अपने बीवी बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को कहाँ रखेंगे? तो वो जो कुछ बंद पड़ा, कोई अपना गहना उठा लाया, कोई कुछ उठा लाया, उसको बेच के उन्होंने छोटी मोटी अपनी दुकान बहुत सस्ते में मुहैया कराई, वो खोल के वो दुकानदार बन गया। तो धीरे 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 साल 10 साल 20 साल बाद तो कम से कम स्टेबल हो गई जिंदगी। तो इस तरह के मार्केट्स डेवलप हुए थे उसी काल में। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, सिरसा से हम स्टार्ट करते हैं। अब दोबारा सिरसा निकल आया तो यही पढ़ लेते हैं। ये अब्दुल्लापुर तक कल हो गया था। सिरसा मैंने आपको क्या बताया कि पहले उतना एडवांस नहीं था, अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई। यहाँ देखो 1975 में इस जिले के गठन के समय यहाँ पर केवल 483 लघु छोटी औद्योगिक इकाइयां थी, 2 मध्यम और बृहद स्तर की इकाइयां थी। वर्तमान में अब लगभग 6000 विकसित लघु औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। जिले में कृषि आधारित उद्योगों के लिए काफी संभावनाएं हैं। क्यों कृषि के लिए? क्योंकि गेहूं में नंबर 1, फलों में नंबर 1, सब्जी में नंबर 1, गाय की संख्या में नंबर 1, तो अपने आप खेती आधारित उद्योग धंधे आगे बढ़ेंगे। अंबाला आज जो अंबाला है, पहले पंचकुला भी अंबाला था, पहले यमुनानगर भी अंबाला था और अंबाला भी अंबाला था। तो आप ये देखो कितना बड़ा हिस्सा था अंबाला का। अंबाला जाना जाता था मेनली जो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते थे और फिर ये यहाँ से बाहर भी भेजे जाते थे। तो साइंटिफिक अपरेटस वगैरह के लिए भी फेमस है। हरियाणा का जिला दरी बनती है, यहाँ इंजीनियरिंग की वस्तुएं बनती हैं, गैस स्टोव बनते हैं, मिक्सर कम ग्राइंडर
ग्राइंडर वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देश से होने वाले वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यात का, जो आप बाहर भेजते हैं साइंटिफिक ऑपरेटर्स, उसका अकेले 20% भाग तो आपका हरियाणा का अंबाला निकाल लेता है। तो आप सोचो पूरे देश में जितना प्रोडक्शन होता है बाहर जाने के लिए, उसका 20% आप, पूरा राज्य नहीं, आपका सिर्फ अंबाला निकालता है। तो भाग अंबाला की लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयां कर देती हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि जितना इंडिया बाहर भेजता है ये साइंटिफिक अपरेटस का सामान, इसका 20% हरियाणा के अकेले अंबाला की इकाइयों में निर्मित होता है। तो इससे ये दिखता है कि देखो हम कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था में भी, क्योंकि देश से होने वाले उपकरणों का निर्यात है ये। रोहतक मैंने आपको बता दिया कि तेज गति से बढ़ रहा है। सोनीपत, यहाँ का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के तीन प्रमुख साइकिल निर्माण संस्थानों में से एक है। अब तो था बोलेंगे। एकमात्र एटलस साइकिल को साइकिल निर्माण की तकनीकी जानकारी निर्यात करने का श्रेय है। यानी हमने उस टाइम पर अपनी टेक्नोलॉजी, कितनी अच्छी साइकिल कैसे बनाते हो, कैसे इतने दिनों तक चलती है, इसको बाहर भेजा था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वर्ल्ड की 3 बेस्ट साइकिल निर्माताओं में हमारी एटलस का भी नंबर था। आज भी साइकिल बनती है, मिल्टन वाली साइकिल अभी भी बन रही है। एटलस के अतिरिक्त यहाँ मिल्टन साइकिल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। अब एटलस तो ऐसा नहीं बनती, एटलस की यूनिट्स को शिफ्ट कर दिया, लेकिन मिल्टन साइकिल अभी भी यहाँ पे निर्माण किया जाता है। सोनीपत जिले को स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। तो पूछ लेंगे स्वर्ण नगरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो सोनीपत को ही स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। याकुल्ट, मैंने कल भी शायद बताया था, बहुत छोटी छोटी सी बॉटल्स आती हैं याकुल्ट की, जिसमें क्या होता है, वो कुछ नहीं है, वो फर्मेंटेड दूध होता है। पीने में वो दूध और लस्सी का मिक्सचर टाइप लगता है। तो वो कहते हैं एनर्जी ड्रिंक है। इतनी छोटी छोटी सी बॉटल आती है वो, और एक बॉटल मेरे ख्याल 25-30 रुपए की आती है। कई बार यहाँ जो आसपास स्कूल्स है ना, ये कई बार याकुल्ट फैक्ट्री में बच्चों को घुमा के लेके आते हैं एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे। पेरेंट्स से उनमें कई 100 रुपए ले लेते हैं, एक ट्रिप यहाँ घुमा लाते हैं, फिर उन बच्चों को जैसे छोटी छोटी बॉटल बांट देते हैं। तो यहाँ पे याकुल्ट नाम का जो एक एनर्जी ड्रिंक है, बहुत छोटा सा, दूध और दही लस्सी का मिक्सचर टाइप लगता है पीने में वो। उसमें बहुत कहते हैं बहुत अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के पूरे सिस्टम को साफ करते हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो ये यहीं बनता है। याकुल्ट डानोने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सोनीपत के साहा गांव में, साहा तो सोनीपत में नहीं है, ये गलत लिख दिया, साहा तो अंबाला में, या बरही आना चाहिए था, बड़ी जो गांव है, में एक फूड पार्क की स्थापना की गई है। साहा में भी फूड पार्क है, लेकिन वो सोनीपत में नहीं है। इन्होंने ये सोनीपत लिख दिया ना, तो ये साहा जो है ना, ये तो आपके अंबाला में है। साहा कहाँ पड़ेगा, ये यहां से काटना पड़ेगा। साहा नहीं है यहाँ, सोनीपत के बड़ी गांव में ये है गांव सोनीपत का। साहा वैसे ठीक है, साहा नाम की जगह भी है, अंबाला में फूड पार्क भी है, लेकिन क्योंकि सोनीपत का कह रहे हैं तो बड़ी गांव में एक फूड पार्क की, ये मेगा फूड पार्क है, 3 मेगा फूड पार्क है, बहुत बड़े बड़े फूड पार्क की स्थापना की गई है, जिसकी इकाई में फर्मेंटेड दूध, मैंने बताया ना, ये दूध और लस्सी। फर्मेंटेशन क्या होती है, जैसे आप ढोकला बनाते हैं तो उसमें आप फर्मेंटेड बेसन को यूज करते हैं दही मिला के, या आप जैसे ये छोले भटूरे बनाते हैं ना, भटूरे में फर्मेंटेशन चाहिए। जलेबी का जो पेस्ट होता है बनाने का, वो फर्मेंटेड होता है। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं आटे में या बेसन में, या कोई भी चीज, जैसे इडली बनाते हैं आप या डोसा बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेड, ऐसे दूध भी फर्मेंटेड होता है। लेकिन ये फर्मेंटेड दूध खराब नहीं होता, इसमें जो फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया पैदा हो गया वो बॉडी के लिए, सिस्टम के लिए अच्छा बताते हैं। तो याकुल्ट की वो छोटी छोटी इतनी बॉटल्स आती हैं बस। फर्मेंटेड दूध की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 80 लाख बॉटल है एक दिन में। तो कितनी बिकती होंगी सोचो। हरियाणा में लोग उतना नहीं पीते क्योंकि तो दूध दही का प्रदेश है, लेकिन ये बिकती हैं बंगलुरु में जाके, मुंबई में जाके, दिल्ली में जाके, जहां लोगों को दूध वो पैकेट्स का मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं कि दूध दही के नाम पे अपनी छोटी सी बॉटल पी ली और कहते हैं एनर्जेटिक फील होता है। फिर कुछ नहीं है हमारे लिए तो फालतू की एक ऐसे लस्सी और दूध का मिक्सचर हमें कैसा लगेगा, लेकिन इनके लिए देश में सोचो 80 लाख बॉटल एक दिन में बनती हैं, तो एक महीने में कितनी बॉटल, और सालों से चल रही है तो कितनी बॉटल इसकी यूज होती होंगी। याकुल्ट फैक्ट्री ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये भी। चलो नेक्स्ट देखें, ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन, स्मिथक्लाइन भी बोल देते हैं इसी को, ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन या स्मिथक्लाइन,
कंज्यूमर हेल्थ केयर, ये भी कुछ खाने पीने का बनाता है। इंग्लैंड की ये कंपनी है। सर्वाधिक प्रसिद्ध उत्पादन इसका हॉर्लिक्स है। हॉर्लिक्स दूध में डाल के पीते थे ना, अब तो ढेरों ड्रिंक्स आ गए, लेकिन पहले एक टाइम था जब हम छोटे थे तो सिर्फ एक हॉर्लिक्स हुआ करता था। और हॉर्लिक्स में मेनली आटे, जैसे उसको दूध में डालते थे ना, मुझे ध्यान है वो नीचे बैठ जाता था, कारण वो गेहूं से बनता था। गेहूं और जौ का मिक्सचर होता है ये, माल्टेड बार्ले। बार्ले बोलते हैं जौ को, BARLEY। तो माल्टेड बार्ले है इसमें, पिसा हुआ जौ और पिसा हुआ कुटा हुआ आपका आटा, फ्लोर। ठीक है, ये इकाई सोनीपत जिले के खेड़ा ग्राम में स्थित है। तो हॉर्लिक्स का उत्पादन जो है आपका, इसमें मेन क्या होता है, जौ। जौ को आप क्या कहते हो, बार्ले। बार्ले, माल्टेड बार्ले लिख देंगे वो लोग, माल्टेड बार्ले ये होता है इसमें। 26% के आसपास यही होता है। हॉर्लिक्स कौन सी कंपनी बनाती है, इंग्लैंड की कंपनी, अंग्रेजों की। क्या नाम है इसका, ग्लेक्सो स्मिथ क्लिन, या किन भी बोल देते हैं, ग्लेक्सो स्मिथ क्लिन। जैसे याकुल्ट है, ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सोनीपत में आपने पढ़ लिया। रेवाड़ी, रेवाड़ी किसके लिए जाना जाता है, एक तो तिल्ला जूती है यहाँ पर। रेवाड़ी उभरती औद्योगिक नगरी है, यहाँ पे बाइक्स का बहुत बड़ा कामकाज है, तो रेवाड़ी में लगातार ग्रोथ जारी है। रेवाड़ी जिले में तीव्र गति से, बहुत स्पीड से उद्योगों का विकास हो रहा है। रेवाड़ी पीतल नगरी इसके बर्तन उद्योग के लिए भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ की तिल्ला जूती ये फेमस है, प्रसिद्ध है। तो मेन मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको ये सब चीजें ना याद होने लग जाएंगी धीरे धीरे। फरीदाबाद कहेंगे तो वो टायर, फ्रिज, ट्रैक्टर सब कुछ फरीदाबाद में ही है। क्या क्या, एस्कॉर्ट्स, क्या है ये, इंजीनियरिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1960 में हरिनंदा, वैसे 60s से पहले हो गई थी, लेकिन फिर भी मान्य जो है वो 60 है, वैसे कहते हैं 40s में काम कर दिया था। हरिनंदा, अगर आप इसको ढूंढोगे ना तो ये हरनंदा है, हरनंदा, लेकिन किताबों में हरिनंदा लिखा है। और UD नंदा, नंदा परिवार है। नंदा परिवार जानते हो आप, नंदा परिवार अभिषेक बच्चन की जो सिस्टर है ना, श्वेता बच्चन, अमिताभ बच्चन की बेटी, उसकी शादी इसी परिवार में तो हुई है। वो श्वेता नंदा लिखती है, उनके बच्चे जो अपने सरनेम में नंदा लिखते हैं। तो नंदा परिवार बहुत तगड़ा परिवार है। इनका इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। और हरियाणा के फरीदाबाद में पुराने टाइम से ये ट्रैक्टर्स की जो कंपनी है ना आपकी बहुत बड़ी, इसके मालिक हैं ये, इसके दादा परदादा। तो बहुत ज्यादा अमीर खानदान से ये लोग हैं, ये नंदा परिवार। इन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर इसकी स्थापना की। किसकी, एस्कॉर्ट्स, जो ट्रैक्टर बनाते हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में है। तो नंदा परिवार याद रखना, एस्कॉर्ट्स जो ट्रैक्टर बनाता है, फरीदाबाद में इनका हेडक्वार्टर है। तो कितने अमीर होंगे, तभी तो अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी की शादी नंदा परिवार में की होगी। एस्कॉर्ट्स कंपनी मुख्य रूप से कृषि यंत्र बनाती है। तो मेन क्या बनाती है, ट्रैक्टर, जिसमें आप वैसे भी देश में नंबर 1 है। भवन निर्माण के ऊपर काम करती है, जो मटेरियल है, हैंडलिंग उपकरण, मटेरियल को जो हैंडल करते हैं, जैसे भाई कोई ऐसी मशीन जिसमें कि कच्चा माल, जैसे बिल्डिंग बन रही है तो उसकी रोड़ी बदरपुर टाइप की चीजें मिलाते हैं ना, मिक्सचर, तो उस तरह के उपकरण ये बनाते हैं। इसके अलावा रेलवे में यूज होने वाले उपकरण बनाते हैं। ऑटोमोबाइल से संबंधित कल पुर्जे बनाते हैं। तो कितने बड़े बड़े भारी भारी काम करते हैं कि सारी मशीनरी के ऊपर काम करती हैं एस्कॉर्ट कंपनी, नंदा परिवार की है। और नंदा परिवार इसलिए बहुत अमीर परिवार है। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में कुछ खास थोड़ी है, लेकिन महेंद्रगढ़ फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि महेंद्रगढ़ में जो आपके राज्य में थोड़ा बहुत खनन है ना, उसमें महेंद्रगढ़ नंबर 1 है। खेती में भी ठीक ठाक है। आपके राज्य में सबसे ज्यादा इस जिले में ही बाजरा पैदा होता है, नंबर 1 है। और सरसों भी ये नंबर 1 है, खनन में भी नंबर 1 है। तो इसलिए ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है, औद्योगिक दृष्टि से बहुत अच्छा जिला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया ऐसा ज्यादा कुछ नहीं मिलता, सब कुछ है थोड़ा थोड़ा घटिया क्वालिटी का। रेवाड़ी जिला बनने से पहले, जब तक रेवाड़ी नहीं बना, तो रेवाड़ी कब बना, KRPY, यहाँ आर मतलब रेवाड़ी तो था 1989 में। इसके बनने से पहले यहाँ मतलब महेंद्रगढ़ में मध्यम और वृहत उद्योग थे, परंतु रेवाड़ी जिला बनने के बाद ये सभी उद्योग रेवाड़ी में चले गए। अब जैसे आपका बाहोली में 1980 में आपकी रिफाइनरी लगी, लेकिन जैसे ही पानीपत बना तो रिफाइनरी किसमें चली गई, पानीपत में ना। तो ऐसे ही यहाँ पे पहले उद्योग धंधे थे, लेकिन जब 1989 में रेवाड़ी बना तो वो सारे उद्योग धंधे किसके एरिया में आ गए, रेवाड़ी। आज आप पढ़ रहे हैं रेवाड़ी तीव्र गति से विकसित हो रहा है, तो सारे उद्योग धंधे इसके थे पहले, वो महेंद्रगढ़ के, अब वो सारे रेवाड़ी में चले गए। तो ये रेवाड़ी में चले गए और महेंद्रगढ़ जिला उद्योग विहीन हो गया। यहाँ के सारे कामकाज वाली जो चीजें थी ना, वो सब अब रेवाड़ी के हिस्से में आ गई, वो रेवाड़ी कहलाने लग गया। तो यहाँ कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं बचा। इस जिले को
खनिज भंगुर के नाम से भी जाना जाता है। मेटल्स यहाँ मिलते हैं, जो आप कहते हैं जिसको कि मेटल्स और नॉन मेटल्स खनिज हैं। तो खनिजों के प्रोडक्शन में आपके देश में बहुत अच्छा स्थान नहीं है हरियाणा का। हरियाणा तो अपनी उर्वरता के लिए, मिट्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी आपके में डिवीजन पूछ लें तो आप कहेंगे खनन में नंबर 1 है हमारा हरियाणा का महेंद्रगढ़। घटिया क्वालिटी का मिलता है सब कुछ, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ ना से कुछ बेहतर। उद्योग धंधे नहीं है तो कोई बात नहीं, खनन तो हमारा है ही। बाजरा यहाँ का अच्छा है। अब है प्रमुख उद्योग और उत्पादक क्षेत्र। अब तक आपने जो पढ़ा ये उनका निचोड़ है। अब तक जो आपकी समझ में आए इतने दिनों में, उससे आप आइडिया लगाओ कि कहाँ किस तरह का बिजनेस होगा। अब जैसे चीनी का कामकाज कहाँ होगा, चीनी की मिल कहाँ लगेगी, जहाँ गन्ना बहुत ज्यादा होगा, है ना। चावल का काम कहाँ होगा, बड़ा मार्केट जहाँ धान ज्यादा होगा। और इसका गेहूं का काम कहाँ होगा, जहाँ गेहूं कच्चे माल के रूप में ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से डिवीजन है। चीनी और शक्कर के उद्योग, तो चीनी और शक्कर आपका कहाँ मिलेगा, जो आपकी यमुनानगर की बेल्ट है ना, पूरे की पूरी आपके यमुनानगर की बेल्ट। जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 2 नदियों के बीच में बसा है। ये जो बेल्ट है आपकी यमुनानगर वाली, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इस बेल्ट में आपके चीनी का प्रोडक्शन खूब होता है। क्यों? क्योंकि गन्ना ज्यादा है। आप जानते हैं आपके टोटल जितना गन्ना आप हरियाणा में पैदा करते हैं उसका 27% तो अकेला यमुनानगर निकाल लेता है। तो कितनी बड़ी बात है। और गन्ना फेवरेट है हाथी का, इसीलिए इसको याद कर लेना कि आपके राज्य में हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी है। कहां पर है आपके राज्य में हाथी पुनर्स्थापना केंद्र? यमुनानगर में। बनसंतौर एक जगह पड़ती है यमुनानगर में। बसंतौर भी लिख देते हैं और बनसंतौर भी लिख देते हैं। ये यमुनानगर में है। यहाँ हाथी पुनर्स्थापना केंद्र है, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। ठीक है, तो ये तीनों बातें ध्यान रखना। यमुनानगर की बेल्ट में गन्ना 27% यमुनानगर अकेला पैदा करता है, और यहाँ हाथी पुनर्वास केंद्र भी है या हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी है बनसंतौर में। ये यमुनानगर में पड़ेगा। तो देख लो, इसी के उद्योग धंधे यहाँ होंगे। यमुनानगर, सोनीपत, शाहबाद तो वहीं पड़ेगा ये भी, जगाधरी, यमुनानगर, पानीपत, ये वही तो बेल्ट है। अब थोड़ा सा अंदर आ जाए, रोहतक, महम पढ़ी थी ना हमने, यहाँ भी बेल्ट थी। और याद करो पलवल भी शुगर सिटी था, तो ये भी याद कर लेना। वो तो एक बेल्ट हो गई पूरी। फिर रोहतक है, जींद है, पलवल है, करनाल, करनाल तो उसी बेल्ट में है। हिसार और महम, महम में तो आपकी एक ये भी थी, चीनी मिल भी थी। तो इस तरह से दिमाग में बैठा लो कि जैसे ही आए चीनी तो मुझे यमुनानगर की बेल्ट याद रखनी है। फिर थोड़ा सा देखें तो नीचे पलवल जाएगा, ऊपर रोहतक है, रोहतक में ही महम है। बस मेन मेन याद रखना है। ऐसा नहीं कि वो आपसे पूछें कि भाई सिरसा में पहुंचोगे, नहीं, सिरसा की जरूरत नहीं है। इतना याद कर लो कि ये वाली बेल्ट पूरी और बीच के हिस्से में क्या क्या आ गया, रोहतक और आपका ये महम। ठीक है, फिर अगर देखें तो पलवल शुगर सिटी है ही, करनाल तो इसी बेल्ट का हिस्सा है। एक आधा नहीं भी याद होगा कोई बात नहीं, एक आइडिया आपको रखना जरूरी है, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो आप समझ पाओगे अगर आपने चीजों को सीखा है तो। सीमेंट उद्योग कहाँ है आपका? सूरजपुर। सूरजपुर दादरी में बिल्कुल नहीं है, गलत दिया हुआ है। ये टाइपिस्ट ऐसे छोटे मोटी मिस्टेक कर देते हैं। सूरजपुर आपका पड़ता है पंचकुला में। कालका सुना है ना, कालका वहीं पड़ता है ये पंचकुला में। तो सीमेंट उद्योग है आपके हरियाणा में। और सीमेंट कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। 1904 में पहली बार जोसेफ आस्पडीन नाम के आदमी ने सीमेंट बनाई थी। सीमेंट ताकत देती है, मजबूती देती है बिल्डिंग्स को। आपके यहाँ पे सीमेंट उद्योग वैसे तो कई जगह फैले हुए हैं, लेकिन मेन पूछेंगे तो सूरजपुर टिक कर देना। कहाँ है ये? पंचकुला में। ठीक है। औषधि उद्योग जो ये मेडिसिन के ऊपर काम है, ये गुड़गांव में। और डुंडा हेड़ा, डुंडा हेड़ा भी तो गुरुग्राम में ही पड़ता है, गुरुग्राम में ही। तो यानी गुरुग्राम में औषधि, मेडिसिटी आपको पता है ना, गुड़गांव को ही आप बोलते हो मेडिसिटी, मेडिसिन से जोड़ के, तो उससे याद कर लेना। नेक्स्ट है कागज का कामकाज। यमुनानगर याद करो, कागज का, रिफाइंड का, इन सब का काम था। तो कागज में पहले तो हम यमुनानगर ढूंढते हैं, ये रहा। ठीक है। पेपर सिटी जिसको आप बोलते हो, जगाधरी भी इसी में पड़ेगा, यमुनानगर में। इसके अलावा आपका फरीदाबाद, ये सेकेंडरी में याद कर लेना भाई, फरीदाबाद में भी छोटा मोटा काम है। धारूहेड़ा में भी है। धारूहेड़ा कहाँ पड़ेगा आपके? रेवाड़ी में। ठीक है, धारूहेड़ा रेवाड़ी में। डुंडा हेड़ा पूछेंगे तो गुरुग्राम, और धारू दोनों में हेड़ा है। धारूहेड़ा पूछेंगे तो रेवाड़ी। मेन याद करना यमुनानगर वाला, वो इंपॉर्टेंट है। गोला बारूद, आपको शायद पता ना हो, आपके देश में सेना में जितना गोला बारूद यूज करते हैं ना भाई, गोले बम बना के ये थोड़ी खुले में छोड़ देते हैं, इनको बक्सों में फिट कर देते हैं, बक्सों में रखते हैं ताकि ये बहुत जल्दी सीले ना, खराब ना हो। जब लड़ाई होगी तो थोड़ी गोले बारूद बनेंगे, पहले से सेफ हैंड रखना पड़ता है। तो हमारे गोला बारूद रखने के बहुत बड़े पैमाने पे बक्से बनाता है हरियाणा का यमुनानगर। कितनी बड़ी बात है। सेना में देखो आप कितना काम करते हो। आपके देश में जितने टोटल सैनिकों
सैनिकों को कंबल दिए जाते हैं, क्योंकि सैनिकों को कंबल मिलते हैं हर सैनिक को। उस कंबल का 75% हिस्सा तो हरियाणा से जाता है। आपका पानीपत है जो 75% कंबल सेना में यूज होने वाले बनाता है अकेला, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही आपका जो यमुनानगर है ये गोला बारूद रखने के बक्से बनाता है, और सेना में हमारे जवान जो हैं वो तो हैं ही बहुत बड़ी मात्रा में। सिटी ऑफ वॉर हीरोज आपका भिवानी है, आपका शहीदों का गांव आपका तिगांव है, अमर शहीदों का गांव, शहीदों का शहर आपका झज्जर है। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हम सेना के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत काम कर रहे हैं। कंबल भी हमारे पानीपत से बन रहे हैं, हम उनके यूज करने के लिए, भाई वो भी तो देश के लिए काम करते हैं, तो ये कोई एहसान नहीं है। ये दिखाने के लिए कि हम सच में कुछ ना कुछ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट योगदान दे ही रहे हैं। तो गोला बारूद रखने के जो बक्से हैं वो यमुनानगर में, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल आती है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? रिफाइनरी, बाहोली जो पहले करनाल था, बाद में पानीपत। तो पानीपत है, थोड़ा बहुत करनाल तो खैर उसका पुराने वाला है, बावल छोटे मोटे लेवल पे। मेन पेट्रो में पानीपत को, इनको छोड़ सकते हो, पुराने टाइम का है करनाल। मोटर वाहन उद्योग, जैसे ही मोटर वाहन आए, गाड़ी आए, तो आपको गुड़गांव याद करना है, क्योंकि गुड़गांव में तो है आपका मारुति सुजुकी वाला। फिर इसके बाद छोटे मोटे पार्ट्स के लिए फरीदाबाद के उद्योग धंधे अभी आप पढ़ के आ रहे थे, तो मोटर वाहन में कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हैं ट्रैक्टर के और इन सब के। और पिंजौर पंचकुला वाला। साइकिल के नाम पे सबसे पहले आपके दिमाग में सोनीपत आना चाहिए, एटलस और मिल्टन दोनों याद रखना। फिर इसके बाद अब तो ढेर जगह बनती है, फरीदाबाद में, पलवल में, जींद में, पर मेन क्या था? सोनीपत, जिसको अपनी तकनीक बेचने के कारण भी इंपॉर्टेंस मिली। इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है आपके? जहां सबसे ज्यादा उद्योग धंधे आपके खोले गए वहां इंजीनियरिंग उद्योग ही तो है। ये यूडी नंदा और हरप्रसाद नंदा ये कहाँ के हैं? ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद में इंजीनियरिंग का सीधा एस्कॉर्ट्स याद कर लो, याद आ जाएगा। तो इंजीनियरिंग उद्योग आती है, आप टिक क्या करोगे? फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी भी क्या है भाई? उद्योगों में ही तो इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, फरीदाबाद। कपड़ा उद्योग कहेंगे तो भिवानी याद है, 1937, 1943, अभी पढ़ा तो था हमने कल परसों, लगातार हम पढ़ रहे हैं। TITS, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, यानी टेक्सटाइल कपड़े में भी टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करता है भिवानी। GD बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला ने ये बहुत बड़ा सेंटर खोला और आज तक यहाँ रिसर्च एज इट इज चल रहे हैं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो कपड़े के नाम आते ही सबसे पहले भिवानी, और भिवानी का TITS आपको याद आ जाए, ठीक है। फिर तो ढेर कपड़ा है ही आपके पास, जैसे कहीं कहीं भी देखोगे तो हिसार में भी है, फरीदाबाद में भी है, पानीपत में, और ढेर है। लेकिन दो मेन याद रखना, एक तो भिवानी TITS के कारण, और एक रोहतक शौरी मार्केट के कारण। अगर आपसे पूछे शौरी मार्केट, तो एशिया का, कभी खुद कह देते हैं ये HSSC वाले दूसरा बड़ा, कभी कह देते हैं सबसे बड़ा मार्केट। तो एशिया का कपड़े का बड़ा मार्केट पूछेंगे, चाहे पहला कहें चाहे दूसरा, तुम्हें रोहतक का शौरी मार्केट टिक करना है। तो कपड़ा आती दो, भिवानी और रोहतक, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृषि यंत्र उद्योग, अब कृषि वाले कहाँ बने थे? पढ़ के तो आया भी, इंजीनियरिंग के, उद्योग धंधों का मेन एरिया क्या है? फरीदाबाद। ऊन का नाम आते ही आपके दिमाग में पानीपत आना चाहिए और हिसार, ठीक है। पानीपत में ऊन का बहुत बड़ा कामकाज है, तभी तो कंबल और ये सब बनते हैं। बर्तन उद्योग, अब तांबा और पीतल नगरी कौन सी थी? रेवाड़ी। तो जैसे ही पीतल के बर्तन पूछेंगे आपको रेवाड़ी याद करना है। सिलाई मशीन के उद्योग धंधे, जहां मशीनी कामकाज आ जाता है ना, तो उसमें याद करो साइंटिफिक अपरेटस, 20% तो आप ही ने भेजा था, मिक्सी सिटी था, तरह तरह के आपके लिए साइंटिफिक अपरेटस बनाए। तो जैसे ही आए मशीन और इस तरह का, अंबाला टिक कर देना। 20% देश का आप बाहर भेजते हो। लिबर्टी जूते भी दो है, एक लिबर्टी और एक बाटा कहेंगे तो फरीदाबाद, और लिबर्टी कहेंगे तो आपका करनाल, ठीक है। तो ये लिबर्टी पूछ रहे हैं तो करनाल। लोहा और स्टील, जिसके कारण आपका एरिया कहलाता है स्टील सिटी, आपका एरिया कहलाता है काउंटर मैग्नेट सिटी या मैग्नेट सिटी। किसकी बात हो रही है? जिंदल परिवार द्वारा बसाए गए इस स्टील सिटी जो कि हिसार में स्थित है। तो लोहा और स्टील जब भी आएगा हिसार याद कर लेना मेन। बाकी ये सब तो सेकेंडरी छुटपुट कामकाज है, मेन इंडस्ट्री हिसार में खड़ी हुई है। चमड़े का मेन कामकाज है आपके फरीदाबाद में, जहां उद्योग धंधों का भी कामकाज है। बाटा तो आज से बहुत पुरानी कंपनी है, लिबर्टी से भी ज्यादा पहले से बाटा के शूज चलते थे, बाटा के सैंडल्स चलते थे, बाटा की चप्पलें चलती थी। तो बाटा कहाँ है आपका? इसमें फरीदाबाद में, ठीक है। बाटा चमड़े से याद कर लेना। लिबर्टी खास पूछेंगे तो करनाल, बाटा या चमड़ा कहेंगे तो फरीदाबाद। वनस्पति उद्योग, वनस्पति जो रिफाइंड और ये सब है, करनाल है, सिरसा है, वैसे ढेरों हैं, यमुनानगर भी इनमें से एक है। प्लास्टिक का मेन कामकाज कहाँ है? जब भी उद्योग धंधों की बात हो ना, चाहे प्लास्टिक कहें, चाहे वो कहें एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर है या कृषि उपकरण है, तो मेन सबसे पहले भाग के पहुंचना है हमें फरीदाबाद पर। औद्योगिक नगरी ही ये है, मेन बड़े बड़े उद्योग धंधे। सैनिटरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ भी चुका। सैनिटरी होता है जो आप बाथरूम में सामान यूज करते हैं ना, इसको सैनिटरी वेयर बोलते हैं। आपके राज्य में वैसे तो ढेरों सैनिटरी वेयर के बड़े बड़े कामकाज है, लेकिन सबसे
सबसे बड़ा है आपका बहादुरगढ़ में, और बहादुरगढ़ कहलाता है आपका गेटवे ऑफ हरियाणा, क्योंकि दिल्ली से लगातार सीमा टच है और लास्ट गांव इतने पास पास है कि आप कह ही नहीं सकते कि हम हरियाणा में एंटर कर गए या हम दिल्ली में खड़े हैं। तो बहादुरगढ़ का सैनिटरी उद्योग बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। सैनिटरी पूछेंगे तो ये, लेकिन अगर पूछे सैरा, सैरा सैनिटरी वेयर बनाता है तो आंसर आएगा फरीदाबाद। ये देखो कितनी अजीब बात है, सैनिटरी में नंबर 1 कहेंगे तो आप इसको टिक करेंगे बहादुरगढ़, लेकिन कहेंगे सैरा सैनिटरी वेयर कहाँ बनता है तो आप कहोगे फरीदाबाद। बड़ी कंपनी है सैरा, आपने देखा होगा वॉशरूम्स में बहुत सारी चीजें, अगर आप कभी कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने, कहीं घूमने, तो सैरा CERA लिखा होता है वॉश बेसिन पर, वॉशरूम में जितनी चीजें लगी होती हैं। तो सैरा इंडस्ट्रीज हैं, ये सैनिटरी वेयर बनाते हैं। और सैरा पूछे तो फरीदाबाद, वैसे पूछे तो बहादुरगढ़। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सीधे आते ही दिमाग में अंबाला नंबर 1 पे प्रायोरिटी पर, फिर उसके बाद पंचकुला है, गुड़गांव है, सारे एडवांस्ड शहर है। फरीदाबाद है तो उद्योग होंगे ही होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक है तो अंबाला होगा ही होगा। पंचकुला में भी कामकाज है, HMT वगैरह है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो पिंजौर में ही तो है वो, पंचकुला का हिस्सा है वो। मारुति पूछेंगे तो एक ही आपके पास गुरुग्राम, मानेसर में इसका बड़ा प्लांट लगा हुआ है। टायर ट्यूब पूछेंगे तो गुडियर कंपनी, गुडियर नाम के आदमी ने ही तो पहली बार रबड़ का टायर बनाया था, और ये जो टायर है इस कंपनी का नाम भी क्या रख दिया, गुडियर। कहाँ है ये आपके फरीदाबाद, फरीदाबाद में पड़ता है बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ में ये कंपनी है। ठीक है। तो अगर पूछे रबड़ के टायर तो आपको याद रखना है गुड ईयर नाम के आदमी ने बनाए थे, और रबड़ का पेड़ होता है, लेटेक्स ट्री उसको बोलते हैं, और उससे रबड़ निकाली जाती है, नेचुरल इकट्ठी हो जाती है, उस पर बाल्टी टाइप टांग देते हैं, फिर उस रबड़ को सल्फर के साथ बहुत 150-200 डिग्री पर उबालते हैं, और उस प्रोसेस से फिर रबड़ की इलास्टिसिटी बहुत बढ़िया हो जाती है, वल्केनाइजेशन कहा जाता है। साइंस में शायद आपने पढ़ा भी होगा, 8वीं 9वीं में है वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण, जिसमें हम कच्चे रबर को जो नेचर से हमें मिलती है पेड़ों से, लेटेक्स ट्री से, उसको सल्फर के उपस्थिति में उबालते हैं 150-200 डिग्री सेल्सियस पर, उससे रबड़ की जो क्वालिटी बनती है ना, जो प्रोसेस का नाम है वो वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं तो टायर ट्यूब की बात करें तो बल्लभगढ़ आ जाएगा, फरीदाबाद आ जाएगा, गुडियर कंपनी। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये आपकी HMT की घड़ियां बनती थी ना पहले, HMT एक बहुत बड़ी मशीन बनाने वाली, मशीन के टूल्स बनाने वाली कंपनी थी। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, घड़ी सबसे ज्यादा फेमस थी, वैसे ढेरों सामान बनाती थी। अब ये बंद पड़ी है, इसको सालों बीत गए, बंद है, पूरी तरह से ताला लगा हुआ है, कुछ नहीं होता। जैसे सीमेंट थी ना आपकी ये चरखी दादरी वाली, जिसको सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिग्रहित किया था 1981 में, वो बंद पड़ी है। ऐसे ही आपकी HMT की फैक्ट्री भी बंद पड़ी है। तो ये HMT कहाँ था, ये पिंजौर पंचकुला में, अब ये बंद है। नेक्स्ट बाटा शूज, बाटा शूज कहाँ बताए, फरीदाबाद में। लिबर्टी पूछेंगे तो करनाल में, और बाटा कहेंगे तो फरीदाबाद। अगर कहेंगे चमड़े का तो भी फरीदाबाद आएगा बाटा वाला। नेक्स्ट है बर्तन, कौन से बर्तन, चीनी मिट्टी। अगर ये पीतल के बर्तन कहते तो रेवाड़ी टिक कर देते, पीतल नगरी वही कहलाती है, लेकिन ये कह रहे हैं चीनी मिट्टी के बर्तन बताओ ज्यादा, तो आप टिक मार्क करोगे गुरुग्राम, गुरुग्राम। ठीक है। चीनी, चीनी और गुड़ एक जैसे लगते हैं ना, तो चीनी मिट्टी गुड़गांव में है, गुड़गांव जिसको हम पहले गुड़गांव बोलते थे वही तो गुरुग्राम है। तो अगर पीतल के बर्तन पूछे, बर्तन, तो आप कहोगे पीतल नगरी रेवाड़ी, और वो कहें चीनी मिट्टी के तो गुरुग्राम। नेक्स्ट है खांड की मिलें, खांड की मिलें तो जगह जगह हैं, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल पर रोहतक, शुगर सिटी भी तो रोहतक है आपका, रोहतक और पलवल, तो रोहतक में खांड है, पानीपत में भी है, वैसे हर जगह बनती है ये। शराब के कारखाने आपके करनाल में, यमुनानगर में भी हैं, डिस्टिलरी बड़े पैमाने पर यमुनानगर में भी काम करती है। हौजरी, हौजरी कपड़ा होता है ना, जो ये बनियान बनते हैं ना बच्चों के और इन सब के, तो हौजरी के कपड़े से, छोटे बच्चे के कपड़े हमेशा हौजरी वाले कपड़े से बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो शरीर को टच होते हैं, तो वो शरीर में खुजली नहीं करते। जो बहुत छोटे जन्मे बच्चे होते हैं, मान लीजिए 2 दिन का 4 दिन का, तो आप उसको कॉटन नहीं पहना पाओगे, कॉटन तो उसकी बॉडी में रगड़ लगा के खराब कर देगा शरीर को, कॉटन है या कुछ भी है, तो अंदर हमेशा ना हौजरी का कपड़ा पहनाया जाता है। हौजरी टाइप ऑफ क्लोथ है। तो जैसे ही क्लोथ की बात करें तो आपके दिमाग में शौरी मार्केट आना चाहिए, कहाँ है वो, रोहतक में। वैज्ञानिक उपकरण, जब भी उपकरण की बात आए, साइंटिफिक अपरेटस की बात आए, मशीन की बात आए, तो आप आंख बंद करके टिक कर सकते हो अंबाला। ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लग जाएगा, एक दिन में ये चीजें नहीं आती, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है, फिर ये याद होने लगती हैं। अगली है एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा, जिसमें सामान बनता हो, हब जो बड़े पैमाने पे काम करे। तो एग्रो हब कहाँ है, एग्रो हब आपके करनाल में है। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इसमें ट्रैक्टर बनते हो, एग्रो हब का मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ भी इस तरह का कामकाज हो। तो करनाल बहुत सारी जगह है, इन्होंने करनाल को प्रेफरेंस में रखा। प्लाईवुड लकड़ी होती है, और आप अच्छी तरह जानते हैं आपका जो ये कलेसर नेशनल पार्क है, यहाँ साल के पेड़ पाए जाते हैं।
तो साल, शीशम, सागवान, इन सबसे लकड़ी बनती है। और कहाँ है आपका नेशनल पार्क जहाँ पेड़ होते होंगे? तो यमुनानगर में। वैसे वहां से काटते नहीं है, बस ये ट्रिक है याद करने की। अब्दुल्लापुर मार्केट याद होगा ना, टिम्बर मार्केट बहुत बड़ा, तो यमुनानगर में ही तो था। प्लाईवुड लकड़ी कोई बोलते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड चेन प्रोजेक्ट। कोल्ड चेन जिसमें कि चीजें रखी जाती हैं ताकि लंबे टाइम तक रह सके, खराब ना हो। कोल्ड चेन ये फूड पार्क के लिए चाहिए। भाई कोई सामान आपका है खाने पीना इस तरह का, पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा, पानी का कंटेंट ज्यादा है इसमें, तो आप क्या करेंगे? आप कोल्ड स्टोरेज। अब जो ये सेब हैं, अब इस साल में अब जो सेब का उत्पादन आप देख रहे हो, रेहड़ी पे हर जगह सेब ही सेब है। इतने सेब उतरेंगे तो सारे यूज थोड़ी होंगे। इनमें से बहुत बड़े अमाउंट को सेब को उठा के और कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे। फिर उनको अगले साल मई, जून, जुलाई में निकालेंगे और बेचेंगे। तब मई, जून, जुलाई में कोई सेब उतरता थोड़ी है। उस टाइम जो आप सेब खरीद के लाते हो ना, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो या 130 रुपए किलो, कारण वो फ्रेश नहीं होता, वो कोल्ड स्टोरेज से निकला हुआ सेब होता है। अब मटर आएंगी अब ताजी। अभी मटर देखो 200 रुपए किलो बिक रही है, 150 रुपए किलो बिक रही है। कुछ दिनों में मटर बहुत सस्ते में बिकेंगी। उस टाइम क्या करेंगे? मटर को खरीद के बड़ी बड़ी कंपनीज वाले और इनके दानों को निकाल के और कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे, फिर इनको बेचते रहेंगे। सफल की मटर पूरे साल बिकती हैं। जब हम छोटे थे तो सीजनी सब्जियां होती थी, तब मटर कोई गर्मी में नहीं खा सकता था। आज आप जब चाहो 24 घंटे, पूरे महीने, पूरे साल कोई भी सब्जी खा लो। पहले गाजर सिर्फ सर्दियों में आती थी, मटर सिर्फ सर्दियों में, गोभी सिर्फ सर्दियों में, अब पूरे साल आती हैं। कैसे पॉसिबल है? कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं चीजें। तो कोल्ड स्टोरेज की एक पूरी चेन है। कहाँ पर? सोनीपत के बरही, इसी को बढ़ी कह देते हैं, बड़ी गांव। क्यों है यहाँ? क्योंकि ये मेगा फूड पार्क है, और फूड पार्क है तो फूड से जुड़ा कामकाज तो करेंगे ही, इसलिए कोल्ड चेन बनानी पड़ेगी। तो बड़ी 3 मेगा फूड पार्क तो आपके यहाँ ढेर है, नरवाना, जींद में है, डब्बाली, सिरसा में है, लेकिन मेगा बड़े स्तर पे जो काम करते हैं वो सिर्फ 3 हैं। एक साहा, एक बड़ी या बरही कह लो, और एक और आपके राई में। सोनीपत में 2 हैं और एक आपका अंबाला में है। ठीक है, तो कोल्ड चेन जिसमें की चीजें रखी जाती हैं सेफ। आईटी सेक्टर, आईटी का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है आपके में? गुरुग्राम, आईटी वही है। जैसे मशीनों का नाम आते ही अंबाला दिमाग में आता है ना, ट्रैक्टर, टायर नाम आते ही फरीदाबाद, सैनिटरी का नाम आते ही बहादुरगढ़, पेट्रोकेमिकल का नाम आते ही पानीपत। तो ये सब चीजें दिमाग में कोड कर लो अब धीरे धीरे। आईटी का नाम आते ही गुड़गांव टिक कर देना। हीरो होंडा जो आपकी बाइक है, जो मुंजाल परिवार ने जिसके लिए काम किया, जिन्होंने की बहुत बड़े पैमाने पे बाइक्स बेची हैं, हीरो होंडा ही तो चलता था। अब ये होंडा जो कंपनी है ना जापानी, ये अलग हो गई। अब हमारी हीरो मोटो कॉर्प्स करके बन गई कंपनी। तो होंडा ने हीरो से अपना गठबंधन तोड़ लिया, दोनों अलग अलग काम कर रही हैं। और होंडा यहाँ पे अब नहीं है एज सच, जो हीरो है ये हीरो मोटो कॉर्प्स बन गई। तो वो अपना शेयर बेच दिया उन्होंने और वो चले गए। धारूहेड़ा रेवाड़ी में है, हीरा लिखा है ना, हीरो कर लेना इसको, हीरो होंडा। तो हीरो होंडा जो बाइक्स बनती थी वो रेवाड़ी में। अगर कहेंगे मारुति की गाड़ियां तो गुड़गांव, और अगर कहेंगे बाइक्स तो रेवाड़ी। ठीक है। ऑटो पार्ट्स कहाँ बनते हैं? ऑटो पार्ट्स बहादुरगढ़ में। गेटवे ऑफ हरियाणा भी क्या है? बहादुरगढ़। सैनिटरी वेयर के लिए क्या जाना जाता है? बहादुरगढ़। और फुटवेयर पार्क कहाँ डेवलप हो रहा है? तो बहादुरगढ़। बहुत सारी चीजें हैं। नेस्ले, नेस्ले NESTLE जो चॉकलेट बनाते हैं, एक कंपनी है ना, इन्फेंट छोटे बच्चों का पीने के लिए वो सामान बनाती है, खाने का, फेरेक्स है या दूध और इस तरह की चीजें। जो मेन तो नेस्ले चॉकलेट्स के लिए है। ये आपके संभालका में, पानीपत, कल ही पढ़ा था। तो नेस्ले आते ही संभालका, पानीपत। अब एक बार सुन लिया तो याद रखो कि पानीपत में चॉकलेट वाला कामकाज है। पार्ले जी के जो बिस्किट बनते हैं, जो कितने दिनों से पार्ले जी के बिस्किट बन रहे हैं, इनकी एक बड़ी जो लेवल पे काम हो रहा है आपके बहादुरगढ़ में, जो झज्जर में पड़ेगा। किस मंडल में? रोहतक मंडल में। रोहतक मंडल में तो आते हैं सारे, रोहतक भी, सोनीपत भी, भिवानी भी, चरखी दादरी भी और झज्जर भी। तो वैसे काउंट करोगे बहादुरगढ़ को झज्जर में गिना जाता है, लेकिन अगर मंडल कहे तो रोहतक मंडल में आता है। ठीक है, तो पार्ले जी आपके बहादुरगढ़ में। ठीक है। हरियाणा में प्रमुख उद्योगों की स्थापना। देखो तुमने 38 चीजें सीखी, अब इनमें से तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। कोई पेट्रोकेमिकल कहेगा तो दिमाग एकदम से बताए कि ये पानीपत की बात कर रहा है। कोई बुनकरों की बात कर रहा है, कोई सीमेंट की बात कर रहा है, सूरजपुर की बात कर रहा है। बुनकर कह रहा है तो पानीपत की बात कर रहा है। अगर वो पेट्रोकेमिकल कह रहा है तो फिर वो पानीपत की बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि नेस्ले तो वो फिर पानीपत की बात कर रहा है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। एटलस कंपनी के काम की बात करें, मिल्टन की बात करें तो वो स्वर्ण नगरी की यानी सोनीपत की बात कर रहा है। अगर यमुनानगर देखें तो कागज का बहुत बड़ा काम है, और गन्ने का बहुत बड़ा काम है, और चीनी का बहुत बड़ा काम है। तो ये आपको अब धीरे धीरे करके ना चीजों को समझना पड़ेगा। जैसा आपका हरियाणा है उसके हिसाब से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ क्या है। फिर वो कह दे, मान लो फुटवेयर पार्क तो आप कहोगे बहादुरगढ़, सैनिटरी वेयर तो बहादुरगढ़, लेकिन सेरा सैनिटरी
आपके अलग जगह पे है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो ये बार बार पढ़ने से आती हैं चीजें, ठीक है। अब है हरियाणा में प्रमुख उद्योगों के स्थापना का वर्ष। मारुति कार का प्लांट लगा था जिसमें बनती थी ये 1981 में। हुआ क्या था, मारुति उद्योग लिमिटेड एक कंपनी, छोटी सी कंपनी थी। 1970 में इसने काम करना शुरू किया, लेकिन कोई खास काम नहीं किया, ना ही कोई बड़ा प्लांट लगा, ना कोई गाड़ी बनती थी, कुछ नहीं। बस 10-11 साल ऐसे ही निकाले छोटे लेवल पे काम करके। 1981 में इन्होंने आगे बढ़ने के लिए जापान की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, बातचीत की, गठबंधन किया। उसका नाम था सुजुकी। तो अब दो चीजें इकट्ठी हो गई, मारुति सुजुकी, और आज तक देख लो मारुति सुजुकी है। हीरो होंडा अब नहीं है, होंडा चली गई, लेकिन मारुति सुजुकी एज इट इज चल रही है। तो मारुति की जो गाड़ियां हैं, ये सुजुकी जब यहाँ पे हमें हेल्प करने आई, जापानी कंपनी, तब हमने प्रोडक्शन शुरू किया। और तब 1981 में कोलैबोरेशन के बाद 1983 के आसपास जाके हमने गाड़ी बनानी शुरू की अपने लेवल पर यहाँ। उससे पहले हम क्या करते थे, सब कुछ बाहर से लाके सिर्फ असेंबल करते थे, लेकिन अब हमने यही निर्माण कार्य शुरू किया, उत्पादन इकाई, प्रोडक्शन की यूनिट खोल दी। कहाँ पर? अपने हरियाणा के गुड़गांव में, ठीक है, मानेसर में। तो मारुति कार का प्लांट 1981। अगर वो कहे मारुति उद्योग लिमिटेड तो आप कहोगे 1970, वो तो इंडियन था। ये सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन है 81 में, और फिर इनके अंडर पहली गाड़ी जो बनी वो 83 में बनी। हीरो होंडा, हीरो होंडा देखो इसके तुरंत बाद, ये तो मारुति कार 81 में, इसके 3 साल बाद हीरो होंडा प्लांट, ये कहाँ है? आपके रेवाड़ी में। तो रेवाड़ी में हीरो होंडा, हीरो हमारी, होंडा विदेशियों की। होंडा अब अलग हो गई। 2011 के आसपास होंडा या 10 के आसपास होंडा ने हीरो से नाता तोड़ लिया, गठबंधन टूट गया। तो अब हीरो मोटो कॉर्प्स बन गई है, हीरो मोटो कॉर्प्स, ठीक है, रेवाड़ी वाली। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कंपनी 1961 में नहीं बनी। 61 में ये बड़े पैमाने पे काम कर रहे, वैसे 40s में बन गई थी, लेकिन बड़े स्तर पे इसने काम किया 1960-61 के आसपास। एस्कॉर्ट्स वही जो ट्रैक्टर का काम करती है, जो यूडी नंदा और हर प्रसाद नंदा की कंपनी है, जो कि मैंने बताया कि अमिताभ बच्चन की बेटी की शादी जिनके घर में, नंदा परिवार, तो बहुत अमीर लोग। बिल्ट, बिल्ट मतलब बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बल्लारपुर जगह का नाम। इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे, कहीं कागज का कटिंग प्लांट, कहीं रिफाइंड का, कहीं चीनी का, तो बहुत बड़े पैमाने पे, इसलिए बिल्ट। ये पेपर प्लांट, तो पेपर की बात कर रहे हैं, यमुनानगर 1929 में, ठीक है। भारतीय को भारत कर देना, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। स्टार्च मैंने बताया था, डिस्टिलरी, स्टार्च, ये सारे काम, शराब बनाने का सारा काम बड़े पैमाने पे यमुनानगर में है। तो जब स्टार्च की बात करें तो भी यमुनानगर है, इसका सन इंपॉर्टेंट नहीं है। भिवानी टेक्सटाइल, हमारे टेक्सटाइल में सबसे पहली जो बड़ी चीज थी, ये बिल्कुल गलत है 1961, ये 1937 की घटना है। भिवानी में जो टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई 1937, फिर यहाँ पे सूती वस्त्र बना 1945 में। 1961 गलत है, बहुत बार ऐसी गलतियां छोटी मोटी किताबों में हो जाती है। टिम्बर मार्केट, जो लकड़ी का, याद होगा ना, 100 एकड़ में फैला बड़ा मार्केट, 150 से ज्यादा पुरानी दुकान है, 150 साल से पुरानी। अब्दुल्लापुर मंडी कहाँ पड़ेगा? ये आपके यमुनानगर में। तो आजादी के टाइम भी आपके यहाँ पे टिम्बर मार्केट था। तेल शोधक कारखाना बाहोली, बाहोली पहले कहाँ पड़ता था? करनाल में, अब कहाँ है? पानीपत में। कब बना था? 1980। पानीपत कब अलग हुआ? 1989। फिर प्रॉपर तरीके से कब अलग हुआ? 1992। तो पेट्रोकेमिकल पूछेंगे तो बाहोली, पानीपत में, ठीक है। SEZ, SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसी जगह जिसको बनाने का टारगेट सिर्फ एक हो कि वहां बनने वाली सारी चीजें निर्यात की जाएंगी, इंडिया में यूज नहीं करेंगे। ऐसे डेवलपमेंट जब किया जाता है किसी सेक्टर का, तो उसको सरकार बहुत सारी लीनियंट होकर सुविधाएं देती है। क्यों? क्योंकि ये विदेशों में भेजने वाला कोई कपड़ा, कोई सामान, कोई कलपुर्जा कुछ भी बनाएंगे, और विदेशों से इसी बहाने फॉरेन करेंसी आएगी। तो विदेशों में हमारा जितना सामान ज्यादा जाएगा उतनी अच्छी बात होगी ना। तो SEZ डेवलप किए जाते हैं, और हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा में ढेरों SEZ सरकार बना चुकी है और बना रही है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बहुत है हरियाणा में। तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक मतलब पैसे वाले, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। हरियाणा में देश के सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। ये कितनी बड़ी बात है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा SEZ, सेज बोल देते हैं इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके हरियाणा में है। तो कितना एक्सपोर्ट करते होंगे। राज्य में 8 सेज को अधिसूचित मतलब लिस्ट किया गया, 29 सेज को औपचारिक स्वीकृति मिल गई खोलने की, जबकि 28 सेज क्षेत्रों को सैद्धांतिक स्वीकृति की कागजों में पूरे हो गए। यानी 8 तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, 28 है जिनका लगभग काम पूरा हो गया, और 8 ये 29 ऐसे हैं
ये 28 ऐसे हैं, 29 के औपचारिक, भाई फॉर्मल हो गया सब कुछ, जिनको कि सैद्धांतिक की हाँ यहाँ बनाने हैं। तो आप सोचो जब इतने सेंटर बन जाएंगे तो कितना कुछ हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो इतना सब कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो इकोनॉमी अपने आप बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैप के बाद तो फिर बहुत सारी चीजें बदलेंगी। मैप से आगे मैं कल पढ़ाऊंगी, अभी ये फाइल रहती है काफी सारी, इसको मैं कल पढ़ा दूंगी। वही सब है जो पढ़ लिया ना, उसी का रिवीजन है सारे का। ठीक है, आज हमने औद्योगिक वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, एक दिन का और चैप्टर है, फिर ये औद्योगिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जिलेवार परिचय से ही इसको मैंने टाइम टू टाइम रिलेट किया था, अगर तुम ध्यान से क्लासेस लेते चलोगे ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। औद्योगिक जितनी भी चीजें हैं उन सब का असर हमारी हर चीज पर आता है, इसलिए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं उद्योग धंधों के विकास के ऊपर। तो उम्मीद है अब तुम्हें समझ में आने लग गया होगा कि कहाँ पेट्रोकेमिकल है, कहाँ टिम्बर है, और कहाँ पे शराब है, और कहाँ ये अपने कोल्ड चेन वाले ज्यादा है, कहाँ साइकिलों का काम ज्यादा, कहाँ शक्कर की इंडस्ट्री ज्यादा, कहाँ खांड ज्यादा बनती है, कहाँ जूते चप्पल ज्यादा बनते हैं, कहाँ पे सैनिटरी वेयर ज्यादा बनते हैं, कहाँ ट्रैक्टर ज्यादा बनते हैं, कहाँ पे अपना ये जो है ना एग्रो हब है करनाल टाइप में। ठीक है, तो इनको ढंग से पढ़ते रहना, तभी याद होगा। चलिए, थैंक यू।